एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम धारा 124 ए पर चर्चा करेंगे जो राजद्रोह से संबंधित है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और अभी हाल ही में इस पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगा दी थी, इसलिए ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। वैसे तो हम देखिए राजद्रोह को सेक्शन 121 से लेके और 130 तक जो हमने वीडियो कवर किया था आईपीसी का, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि राजद्रोह क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा विस्तार से कवर करेंगे विद केस लॉ, तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट केस लॉ हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम जितने भी मेजर एक्ट हैं वो सब केस लॉ के साथ एक एक करके कवर करेंगे। आज का टॉपिक है राजद्रोह, जो धारा 124 ए में आईपीसी में दिया गया है। सबसे पहले राजद्रोह के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कहाँ से ये सेक्शन शुरू हुआ है और आईपीसी में कब इसको जोड़ा गया था। तो देखिए 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजद्रोह कानून का निर्माण किया गया था। साल 1834 में लॉर्ड मैकाले, जो एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे, उनकी अध्यक्षता में ही पहले विधि आयोग का गठन किया गया। यानी फर्स्ट लॉ कमीशन जो बनाया गया था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में बनाया गया था। तब तो इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था। जिसके द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप था, जो ड्राफ्ट था, वो तैयार किया गया था। राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता में शामिल उस समय नहीं किया गया था, लेकिन सन 1870 में, ये ईयर हमें याद रखना है 1870, जिसमें भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया और एक नया सेक्शन, एक नई धारा 124 ए जोड़ दी गई, जिससे राजद्रोह को भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में शामिल कर लिया गया और 1898 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। ये तो बात थी इसके बैकग्राउंड की। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि किस पर्पस से इस सेक्शन को ऐड किया गया था अपराध के रूप में। देखिए आमतौर पर यह कानून जो था ब्रिटिश शासनकाल में, यानी जब ब्रिटिशर्स का इंडिया पे राज था, तो उस समय सरकार की मानहानि या सरकार के खिलाफ विरोधी विचारों को दबाने और उनसे निपटने के लिए ये कानून बनाया गया था। राजद्रोह कानून का मुख्य उद्देश्य, जो मेन पर्पस था, वो उस समय उठ रही स्वतंत्रता की मांग को दबाना था या उसका दमन करना था। इससे संबंधित जो पहला मामला है वो 1891 में बंगाल में एक समाचार पत्र के जो संपादक थे उनके खिलाफ हमें मिलता है। इसके अलावा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वीर सावरकर आदि ऐसे ही कुछ व्यक्ति थे जिन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। महात्मा गांधी को इसी कानून के तहत 6 साल की सज़ा भी दी गई थी, जबकि अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो उन्हें 3 बार राजद्रोह कानून का सामना करना पड़ा, जिसमें 2 बार तो उन्हें इसके तहत सज़ा भी दी गई। तो ये इसके पर्पस थे, स्वतंत्रता की मांग को दबाना या उसका दमन करना ही इसका मेन पर्पस था। चलिए बात कर लेते हैं आईपीसी के सेक्शन 124 ए की, जो क्या कहता है और राजद्रोह के बारे में बात करता है। देखिए जो कोई बोले गए लिखे गए शब्दों द्वारा, संकेतों द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या उसका प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या 3 वर्ष के कारावास से, जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकता है, या सिर्फ जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो सरकार के खिलाफ कोई भी शब्दों से कुछ कहता है, लिखे गए शब्दों से कहता है या बोलकर कुछ कहता है या संकेतों के माध्यम से कहता है, जिससे सरकार की अवमानना हो, सरकार की मानहानि हो या सरकार के प्रति घृणा यानी नफरत का भाव पैदा हो या उसको पैदा करने की कोशिश करेगा, तो वो राजद्रोह का दोषी होगा। और इसी को सेक्शन 124 से हमें बताता है और इसके बारे में दंड का प्रावधान करता है। अब इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। क्या कहते हैं? पहला एक्सप्लेनेशन कहता है, जो पहला स्पष्टीकरण है, कि जो अप्रीति वर्ड यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर अभक्ति और शत्रुता की सारी भावनाएं आती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार के प्रति अभक्ति फैलाएगा या शत्रुता
फैलाएगा कि दुश्मनी करनी है सरकार से, इस तरह की कोई भी भावनाएं फैलाएगा, तो उसका मतलब अप्रीति वर्ड से है। तो अप्रीति शब्द के अंदर भक्ति और शत्रुता की सारी भावनाएं शामिल की गई हैं। इसके बाद आता है स्पष्टीकरण 2, जो एक्सप्लेनेशन 2 दिया गया है। इसमें बताया गया है कि घृणा और अवमान या अप्रीति को अगर आप नफरत फैलाए बिना या अवमानना, सरकार की अवमानना, मानहानि किए बिना या उसका प्रयत्न किए बिना सरकार के काम के प्रति लॉफुल साधनों से, विधिपूर्ण साधनों से उनको परिवर्तित करने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली सरकार पर टीका टिप्पणियां करती हैं, तो वो इस धारा में अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब अगर आप सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो ना तो नफरत से भरी हो, ना अवमानना से भरी हो, उसको प्रदीप्त किए बिना या ऐसी घृणा को फैलाए बिना या अवमानना को फैलाए बिना आप विधिपूर्ण साधनों से ऐसा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं और जिसका तीसरा एक्सप्लेनेशन है वो भी जान लेते हैं। तीसरा स्पष्टीकरण कहता है कि घृणा, अवमानना या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या उसका प्रयत्न किए बिना सरकार के जो प्रशासनिक या अन्य जो काम होते हैं, जो अन्य क्रिया होती है, उसके प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां भी इस धारा के अधीन अपराध को गठित नहीं करती। तो ये जो स्पष्टीकरण है, ये सरकार के प्रशासनिक काम के प्रति अगर आपने कोई टीका टिप्पणी की है, लेकिन आपने जो टीका टिप्पणी की है उसमें घृणा नहीं है या सरकार की अवमानना से संबंधित कोई बात नहीं है या अभक्ति की कोई बात नहीं है, शत्रुता की कोई बात नहीं है, तो फिर वो टीका टिप्पणी आपकी इस धारा के अधीन अपराध नहीं मानी जाएगी। अब जैसा कि मैंने कहा था कि हम इस वीडियो में इससे जुड़े केस लॉज देखेंगे, तो सबसे पहले केस जो हम देखेंगे वो देखेंगे रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य का केस। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये। वैसे तो ये केस देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जो हमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है वहाँ से संबंधित है ये केस। लेकिन इस केस में और राजद्रोह से संबंधित मामले में कोर्ट ने इस मामले में क्या फैसला दिया था वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की आलोचना करना, यानी जब हम सरकार की आलोचना करते हैं, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसके प्रति जो भी घृणा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, उससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का आधार हमें नहीं मानना चाहिए। इस तरह से इस मामले में कोर्ट ने धारा 124A की वैधता को कुछ सीमा तक सीमित करने का प्रयास किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो इसको हम एक ये हथियार नहीं बना सकते, आधार नहीं बना सकते हैं कि किसी व्यक्ति को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को इस आधार पर रोक दिया जाए या उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस चीज़ को मना करने के बाद कोर्ट ने 124A की वैधता जो उसकी लीगलिटी थी उस पर कुछ सीमा के लिए सीमित करने की कोशिश की थी। अब दूसरा केस आता है क्वीन वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। इस मामले में ये जजमेंट देते हुए कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को चाहिए कि वह दूसरे लोगों में सरकार के प्रति ना तो शत्रुता उत्पन्न करे और ना ही उत्पन्न करने का प्रयास करे। तो कोई व्यक्ति जिस पे राजद्रोह का मामला चलाया गया है, तो हर व्यक्ति से यही आशा की जाती है कि वो ना तो खुद सरकार के प्रति घृणात्मक बातें फैलाए या उसके प्रति ना तो शत्रुता उत्पन्न करे और ना ही दूसरों को में उत्पन्न करने की उसे कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है केदार सिंह नाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य। 1962 का केस है और बेहद इम्पॉर्टेंट केस है, राजद्रोह के मामले से संबंधित है। इस मामले में 5 जजेस की बेंच बनाई गई थी जिसने इस धारा की वैधता पर आशंका व्यक्त की और कोर्ट ने इस कानून की संवैधानिकता को फिर भी इस केस में बनाए रखा था। इस मामले में ये तर्क दिया गया था कि इस धारा के जो उपबंध है वो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और इस धारा को वैध घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हिंसा के माध्यम से सरकार गिराने की कोशिश करना या पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक रूप से अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास राजद्रोह के मामले में आएगा। तो एक तरीके से कोर्ट ने यहाँ भी राजद्रोह से संबंधित जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो इस धारा से संबंधित काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर हम कोई भी क्वेश्चन राजद्रोह पे आता है और हम उसे लिखते हैं, ये केस काफ़ी इम्पोर्टेंट केस माना जाता है राजद्रोह के मामले में। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, 1995 का केस है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि सरकार के खिलाफ या किसी अन्य प्रकार के जो नारे लगाए जाते हैं वो राजद्रोह के मामले में नहीं आते हैं। तो इस केस में कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि सरकार के खिलाफ जो भी नारे वगैरह लगाए जाते हैं उसे हम राजद्रोह या सेडिशन नहीं मानेंगे। अब
सबसे रिसेंट केस जो मैंने बताया था कि 2022 में कोर्ट ने फिलहाल के लिए राजद्रोह से संबंधित मामलों के दर्ज किए जाने पर रोक लगा दी है। तो ये केस था एसजी वोम्बाटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच बनाई गई थी, जिसमें जो चीफ जस्टिस थे वो थे एनवी रमन्ना। न्यायाधीश जो जस्टिस एनवी रमन्ना थे, 3 जजेस की बेंच थी, चीफ जस्टिस वो थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के मामलों और लंबित अपील को देखते हुए और कार्यवाहियों को देखते हुए आगे की कार्यवाहियों को स्थगित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल के लिए धारा 124A के अधीन कोई मामला दर्ज ना किया जाए। ठीक, एक तरीके से यहाँ पे केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया गया था कि इतने सारे राजद्रोह के मामले हो रहे हैं और इतने सारे मामलों को देखते हुए ही जो लंबित अपीलें पड़ी हैं या जो भी कार्यवाहियाँ अभी अधूरी पड़ी हैं, आगे और कोई कार्यवाही इसके संबंध में दर्ज ना की जाए। बाकी की कार्यवाहियों को जो राजद्रोह से संबंधित है उनको स्थगित कर दिया जाए। अब आम तौर पर क्या होता है कि कुछ लोग राजद्रोह और देशद्रोह को एक ही मान लेते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि राजद्रोह और देशद्रोह में क्या अंतर है। तो देखिए, राजद्रोह का मतलब होता है विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति असंतोष की भावना फैलाना, ठीक, उसके प्रति घृणा फैलाना, सरकार की मानहानि अवमानना वगैरह करना। जबकि अगर हम बात करें देशद्रोह की तो वो पूरे राष्ट्र के प्रति होता है, राष्ट्र के विरुद्ध होता है। राष्ट्र का जो सम्मान है, देश का सम्मान, उसकी अखंडता, उसकी एकता के खिलाफ किया गया कार्य होता है। इस तरह से अगर हम राजद्रोह की बात करें तो ये सरकार की मानहानि होती है और देशद्रोह की बात करें तो ये देश की अवमानना या मानहानि होती है। भारतीय दंड संहिता की बात करें तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 124A है, ये राजद्रोह को पनिशेबल बनाती है, दंडनीय बनाती है, जबकि धारा 121 देशद्रोह को दंडनीय बनाती है। तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने ना सिर्फ राजद्रोह के बारे में जाना है, बल्कि उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज थे उन सब पर भी हमने एक एक करके चर्चा की है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आने वाली वीडियोज़ में सभी इंपॉर्टेंट मेजर एक्ट विद केस लॉ पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF लेना चाहते हैं तो आप फ्री में टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।